हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिश प्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Poultry farming. Poultry farming is a type of animal husbandry in which domestic fowl and chicken are raised for egg and meat production. तो poultry farming को हिंदी में कहते हैं मुर्गी पालन। तो ये भी क्या है, एक तरह का animal husbandry मीन्स पशुपालन के अंदर ये भी आता है। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग डोमेस्टिक फाउल एंड चिकन को रेस कराया जाता है। बेसिकली मुर्गियों को पाला जाता है, उनको रेस किया जाता है। किसके लिए? एग और मीट के प्रोडक्शन के लिए। अब इसके बाद दो वर्ड्स आते हैं, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, जो कि मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ। तो लेयर्स क्या होते हैं? लेयर्स ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, एग ले करते हैं। दूसरा है ब्रॉयलर्स। तो ब्रॉयलर्स क्या है, ये ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स हैं जो किसके यूज के लिए, मतलब इनका यूज किसमें किया जाता है, मीट के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो उनको हम लोग ब्रॉयलर्स बोलते हैं। Next is cross-breeding program between Indian, for example, Asil and the foreign, for example, Leghorn breed for variety improvement. अब क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर क्या है, हम लोग दो वेराइटीज को लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक वेराइटी लेके जिसका नाम है इंडियन वेराइटी, वो है एसिल, और दूसरी वेराइटी है फॉरेन वेराइटी, जिसका नाम क्या है, लेगहॉर्न। तो इन दोनों को क्रॉस किया जाता है। किसके लिए क्रॉस किया जा रहा है? बेसिकली वेराइटी को इम्प्रूवमेंट के लिए, कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए हमारी वेराइटी के अंदर। तो इन दोनों को क्रॉस किया जाएगा, बेसिकली रिप्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद क्या आएंगी, इनकी प्रोजेनीज आएंगी, मतलब चिक्स आएंगे। ठीक है, तो उनमें क्या होंगे, दोनों के ही ट्रेड्स होंगे। ट्रेड्स मीन्स करेक्टर्स होंगे, कुछ ना कुछ। ठीक है, फीचर्स होंगे, करेक्टर्स होंगे इन दोनों ही वैरायटी के। अब देखते हैं, तो जब हम लोग इससे सिलेक्ट करते हैं कि इसको, इस वाली ब्रीड को हमने सिलेक्ट किया, तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि इसी वाली ब्रीड को सिलेक्ट करना है? तो उसके लिए क्या होता है, कुछ डिजायर्ड ट्रेड्स होते हैं, मतलब कुछ करेक्टर्स होते हैं, उन्हीं को हम स्पेसिफिकली चूज करते हैं। तो वो क्या करेक्टर्स हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है नंबर एंड द क्वालिटीज ऑफ चिक। तो क्या है, अगर हम ऐसी वैरायटी को सिलेक्ट करें जिससे क्या हो, हमें ज्यादा नंबर में चिक्स और उनकी क्वालिटी भी बढ़िया हो और नंबर भी ज्यादा हो, तो इसके लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज है ड्रॉप ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। तो क्या होता है, ड्रॉप ब्रॉयलर पेरेंट को सिलेक्ट किया जाता है किसके लिए, चिक प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इज समर अडेप्टेशन कैपेसिटी एंड टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। तो जो भी हम लोग ब्रीड सेलेक्ट करने वाले हैं वो कैसी होनी चाहिए, टॉलरेंट होनी चाहिए हाई टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट इज लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। अब क्या है, उनकी देख रेख में भी खर्चा थोड़ा कम होना चाहिए, तो लो मेंटेनेंस होनी चाहिए, तो लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उनकी। लास्ट इज रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विद द कैपेबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबर्स, चीपर डाइट फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट। तो इस पूरी लाइन का बेसिकली मतलब यही है कि हम जो उनको डाइट देंगे, फीड देंगे, वो कैसी होनी चाहिए, चीपर। मतलब हम अगर चीपर भी डाइट दे रहे हैं तब भी क्या है, वो अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। चीपर डाइट का बेसिक मतलब है कि कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है कि हाँ यही चीज उन्हें देनी है। हम उन्हें कोई भी चीज दे रहे हैं, तो मतलब कोई भी चीज एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट दे रहे हैं उन्हें, तो क्या है, वो चीपर डाइट पर भी अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। इस लाइन का यही मतलब है। चलिए नेक्स्ट पर, एग एंड ब्रॉयलर्स प्रोडक्शन। Broilers chicken feed are rich in vitamins, specifically vitamin A and K, and also rich in fat and protein. तो जितने भी ब्रॉयलर्स चिकन होते हैं उनकी जो डाइट होनी चाहिए वो विटामिन ए एंड के में रिच होनी चाहिए, और किसमें, फैट एंड प्रोटीन में रिच होनी चाहिए। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है मोर्टेलिटी, इसका मतलब होता है डेथ रेट, मतलब मरने की दर। तो हमें क्या करना है, उनकी देखभाल करनी, ताकि क्या हो, वो ज्यादा मतलब अवॉइड हो सके मोर्टेलिटी, मतलब वो मरे ना ज्यादा, और हम लोग फेदरिंग को भी मेंटेन करें। एंड टू मेंटेन फेदरिंग की भी केयर की जाती है। दे प्रोड्यूस एज ब्रॉयलर्स एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पस। तो क्या है, उनको ब्रॉयलर्स की तरह प्रोड्यूस किया जाता है, फिर मार्केट में भेजा जाता है, किसके पर्पस के लिए, मीट के पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। तो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कौन सी होनी चाहिए जिससे क्या हो, गुड, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो हमारा किसका, पोल्ट्री बर्ड्स का। अब क्या क्या होना चाहिए, तो इट इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, एंड हाइजेनिक कंडीशन, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। कंडीशन कैसी होनी चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए। किसमें, हाउसिंग में, एंड पोल्ट्री फीड। तो जो का फीड है, जो हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट। और क्या करना चाहिए, हमें प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, क्या, उनमें फैलने वाली बीमारियां किसके द्वारा फैल सकती हैं, या फिर डिजीजेस हो सकती हैं, कोई वायरस डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, या फिर कोई पेस्ट भी उनके ऊपर इन्फेस्ट कर सकता है, तो उससे भी हमें प्रिवेंशन या फिर कंट्रोल करना है।
Poultry fowl suffer from a number of disease caused by virus, bacteria, fungus, parasite as well as from the nutrition deficiency. तो जितने पोल्ट्री फाउल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं पोल्ट्री वाले, तो वो बहुत सारी डिजीज से सफर करते हैं. वो डिजीज क्या हो सकती हैं? वायरस डिजीज हो सकती है, वायरस से होने वाली कोई डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, फंगस से होने वाली डिजीज, या किसी पैरासाइट से होने वाली डिजीज, या फिर कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है. मतलब जो फीड हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, इसकी वजह से भी क्या होता है, उन्हें कोई ना कोई बीमारी या फिर डिजीज हो सकती है. Vaccination can prevent the occurrence of infectious diseases and reduce loss of poultry during an outbreak of disease. तो क्या है, अगर हमने पहले से ही अपने पोल्ट्री बर्ड को वैक्सीनेट कर रखा है और गलती से कोई आउटब्रेक हो रहा है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज का मतलब है ऐसी बीमारी है जो सब में फैल रही है, ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर फैल रही है. तो अगर हमने पहले ही अपने पोल्ट्री बर्ड को वैक्सीनेट कर रखा है तो क्या होगा, हमारे पोल्ट्री बर्ड तो बच जाएंगे. ठीक है, तो रिड्यूस होगा लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ डिजीज. तो कोई डिजीज जब होगी तो हमारे पोल्ट्री वाले जितने बर्ड्स हैं वो सब बच जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं अब हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक इज फिश प्रोडक्शन. तो फिश प्रोडक्शन को भी देख लेते हैं. फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन. तो सभी को पता है कि जो फिश होती है एक चीप सोर्स है, मतलब बहुत सस्ता सोर्स है किसका, एनिमल प्रोटीन का. बाकी अगर हम कंपेयर करें किसी और एनिमल प्रोटीन से तो फिश क्या है, चीपर होता है, सस्ता है. नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन एंड मोलस्क. तो अब फिश प्रोडक्शन में क्या होता है, हम फिशेस को तो करते हैं जो ट्रू फिश है, जो फिश की तरह ही दिखती है, मतलब फिन्ड है, फिन्ड ट्रू फिश, तो फिश की तरह दिख रही है. पर बाकी हम किसकी और भी करते हैं फिश प्रोडक्शन के अंदर, और कौन से फिशेस की करते हैं, शेल फिश, जैसे कि प्रॉन्स एंड मोलस्क. तो प्रॉन्स मतलब झींगा, तो आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज गूगल करना है इसको जाके, प्रॉन कैसा दिखता है. ठीक है, नेक्स्ट इज टू वे ऑफ ऑब्टेनिंग फिश. तो फिश को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर कौन से दो तरीके हैं जिससे हम लोग फिश को ऑब्टेन कर सकते हैं. तो पहला है कैप्चर फिशिंग. तो कैप्चर फिशिंग के अंदर क्या होता है, ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग. तो इसमें क्या है, अगर हम किसी नेचुरल रिसोर्स से फिश को ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कैप्चर फिशिंग बोलेंगे. दूसरा क्या है, कल्चर फिशरी. ऑब्टेनिंग फिश बाय फिश फार्मिंग इज कॉल्ड कल्चर फिशरी. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कल्चर कर रहे हैं. बेसिकली हम लोग फिश को एक आर्टिफिशियल कंडीशन हमने प्रोवाइड की है और वहां पर हम उनको क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हम उनको फीड दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. उससे क्या है, हमारी फिशेस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कल्चर फिशरी कहेंगे. नेक्स्ट इज वाटर सोर्सेज. क्या क्या हो सकते हैं, तो फ्रेश वाटर भी हो सकता है एंड सी वाटर, दोनों में ही फिश पाई जा सकती है. अब है मरीन फिशरीज क्या होती है. मरीन फिशरी के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो डीप सीज हो सकती है एंड कोस्टलाइन हो सकते हैं. पॉपुलर मरीन फिश वेराइटी इंक्लूड पम्फ्रेट, मैकरेट, ट्यूना, सार्ड्रेन्स एंड बॉम्बे डक. तो ये कुछ नाम है, कुछ वेराइटीज के नाम है मरीन फिशेस के. तो आपको जितने याद हो 3 या 4 आप याद कर लो और एग्जाम्पल के तौर पर आप मेंशन कर सकते हो इसको. मरीन फिशेस आर कॉट बाय यूजिंग मैनी काइंड ऑफ फिश नेट. तो मरीन फिशेस को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, फिश नेट का यूज करके हम मरीन फिशेस को पकड़ सकते हैं. Yield are increased by locating large school of fish in the open sea using satellite and echo sounder. तो इस लाइन का क्या मतलब है, तो हम अपनी फिशेस की ईल्ड को इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, अगर हम सी के अंदर ये पता लगा लें कि बहुत सारी फिशेस, मतलब ग्रुप ऑफ फिशेस कहाँ पर है. यहाँ पर एक वर्ड दिया है स्कूल ऑफ फिश. स्कूल ऑफ फिश का क्या मतलब है, जब ग्रुप ऑफ फिश होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश कहते हैं. तो अगर हमें पता लगाना है कि सी के अंदर बहुत सारी फिशेस कहाँ पर हैं, ग्रुप ऑफ फिशेस कहाँ पर हैं, तो हम उसके लिए टेक्निक का यूज कर सकते हैं, वो है सैटेलाइट और इको साउंडर. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मरीन फिश आर फार्म्ड इन सी वाटर. इट इंक्लूड फिन्ड फिश लाइक मुलेट, बेटकी, पर्ल स्पॉट, शेल फिश सच एज प्रॉन, म्यूसल्स एंड ऑयस्टर. तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मरीन फिशेस के. नेक्स्ट इज मैरीकल्चर. तो मैरीकल्चर क्या है, इट इज कॉल्ड एज मरीन कल्चर इन विच फिशेस आर कल्चर फॉर कमर्शियल पर्पस. तो ये क्या है, एक तरह का मरीन कल्चर है. इसके अंदर क्या है, फिशेस को कल्चर कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है, किसके लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए. इनलैंड फिशरीज.
Inland fisheries resources are fresh water and brackish water and estuaries and lagoon. तो inland fishery के resources क्या क्या हैं? Fresh water and brackish water, estuaries and lagoon. तो fresh water तो समझ में आ रहा है. brackish water क्या है? तो brackish water क्या होता है? ऐसा water जो कि ना तो फ्रेश वाटर है ना ही सॉल्टी वाटर है, मतलब ना ही सी वाटर है ना ही फ्रेश वाटर है. तो इस तरह का जो वाटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैकिश वाटर कहते हैं. अब है नेक्स्ट इज ईस्चरी. तो ईस्चरी क्या होता है? द प्लेस वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर इज कॉल्ड ईस्चरी. तो जहां पर सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्चरीज कहते हैं. फिश कल्चर इज डन इन कॉम्बिनेशन विथ राइस क्रॉप. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो राइस की क्रॉप होती है उसके साथ हम लोग फिश कल्चर भी कर सकते हैं, डन किया जाता है मतलब. तो राइस ऐसा क्यों किया जाता है? तो राइस की जो क्रॉप होती है उसको वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वाटर तो दिया ही हुआ है हमने, तो अब हम क्या करते हैं? हम फिश कल्चर भी करा लेते हैं. तो दोनों ही काम हो जाते हैं, हमारी राइस की क्रॉप भी आ जाती है और फिश कल्चर भी हो जाता है, फिश का प्रोडक्शन भी हो जाता है. नेक्स्ट इज कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम. तो ये लास्ट टॉपिक है और ये क्या है समझते हैं. इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 fish species which having different food habit is used in a single fish pond. तो यहाँ पर क्या किया गया है? एक सिंगल फिश पॉन्ड के अंदर हमने 5 से या फिर 6 स्पीशीज को डाला है. किसकी? फिश की स्पीशीज को डाला है. और ये स्पीशीज कैसी हैं? इन सभी की क्या है? फूड हैबिटेट डिफरेंट है, मतलब ये अलग अलग खाने पे फीड करती है, इनका फूड सोर्स एक नहीं है. ठीक है, अब चलो इनका एग्जांपल देख लेते हैं. सरफेस फीडर, एग्जांपल इज कटला. नेक्स्ट इज मिडल जोन, एग्जांपल इज रोहस. नेक्स्ट इज फीड ऑन वीड्स, ग्रास क्रैब. लास्ट इज बॉटम फीडर, मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स. तो देखो आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. तो कुछ होती हैं फिशेस कैसी होती है? सरफेस फीडर, मतलब अगर वो पॉन्ड है तो पॉन्ड के सरफेस के ऊपर फीड करेंगी. तो इसी की एग्जांपल हो गया कटला. कुछ होती है जो मिडल जोन में रहेंगी जैसे कि रोहस. कुछ होती है कि जो वीड से अपना खाना लेंगे, मतलब वीड पर फीड करेंगी, तो वो हो गई ग्रास क्रैब्स. कुछ होती है जो बॉटम में रहेंगी, तो वो क्या हो गई? मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स. ठीक है, अब हम लोग समझते हैं. तो इसमें प्रॉब्लम भी है. प्रॉब्लम विद कंपोजिट फिश कल्चर, क्या प्रॉब्लम है? वो तो प्रॉब्लम है मैनी फिशेस ब्रीड इन मॉनसून. तो बहुत सारी फिशेस क्या होती हैं? ब्रीड करती हैं. कौन से मौसम के अंदर? मॉनसून के अंदर. फिश सीड मिक्स विद अदर स्पीशीज सीड. तो क्या होता है? जो फिश के सीड्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं अदर स्पीशीज के सीड के साथ, क्योंकि 5-6 हमने स्पीशीज को रखा हुआ है वहां पर. तो क्या करते हैं? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन स्टिमुलेशन. तो इसमें क्या किया गया है? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम फिशेज आर ब्रीड इन अ पॉन्ड यूजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन. जब हम लोग हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे तो इससे क्या होगा? अब मॉनसून की जरूरत नहीं है, मतलब मॉनसून आएगा तभी वो ब्रीड करेंगी, नहीं. अगर हमने हार्मोन स्टिमुलेट करा तो वो उसी क्या होंगे? उस हार्मोन की वजह से क्या है? ब्रीड करेंगी. ठीक है, तो यही सब चीज है इसके अंदर, कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर. थैंक यू. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड हमारे चैनल पर क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 के सभी कॉन्सेप्ट्स को डील किया जाता है और नीट के PYQs को भी बताया जाता है. तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.